मेरे अत्यंत आत्मीय छात्रों, नमस्कार। ऑनलाइन अकेडमी आप सभी लोगों के सामने आज कला वर्ग के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के द्वितीय अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के साथ एक बार पुनः उपस्थित है। मैं एकेडमी का ट्यूटर राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, आगरा में पिछले 15 वर्षों से भूगोल का अध्यापन और अध्ययन कार्य करता रहा हूँ। अध्याय 2 जो कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि से संबंधित है। पहले हम समझेंगे विश्व जनसंख्या के बारे में, इसका वितरण कैसा है, घनत्व क्या है और इसकी वृद्धि या परिवर्तन, जनसंख्या का परिवर्तन कैसे हुआ है, इसके बारे में आज इस अध्याय में हम समझेंगे। उससे पहले राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कोटेशन है, उसको हम कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ये राल्फ वाल्डो इमर्सन का कोटेशन था। उन्होंने कहा था, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। इस कोटेशन से क्या पता चलता है? स्वर्ण अर्थात किसी देश का संसाधन, स्वर्ण का मतलब किसी देश का संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या सुख सुविधाएं या संपत्ति। उनका कहने का आशय ये था कि किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए, मजबूती के लिए वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल, स्त्री पुरुष अर्थात वहाँ की जनसंख्या राष्ट्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण जापान है। जापान के पास आज प्राकृतिक संसाधन नहीं है जितनी मात्रा में होनी चाहिए, फिर भी वो देश आज वहाँ की मजबूत लोगों की वजह से, सुदृढ़ लोगों की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का राष्ट्र काफ़ी मजबूत बना। तो ये उनका कोटेशन था। अब हम चर्चा करेंगे राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य किसे कहते हैं। राज्य का यहाँ मतलब जो हमारे देश में जो राज्य हैं उन राज्यों से तात्पर्य नहीं है। राज्य वास्तव में एक राजनीतिक विज्ञान का ये शब्द है। राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है: भूक्षेत्र, लोग, सरकार और संप्रभुता। तो यहाँ पर हम राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर राज्य में हम सिर्फ राज्य के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के लोगों के बारे में, यानी यहाँ के लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लोग क्या है, पीपल क्या है। वो राज्य के प्रमुख तत्वों में से एक तत्व लोग भी होते हैं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो लोग क्या है, मानव संसाधन क्या है, लोग क्या हैं, ये देश के लिए किस तरीके से उपयोगी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं, लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं, देश की नीतियों का निर्धारण और उनका अनुपालन करते हैं। यानी किसी देश में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो होते ही होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वहाँ के लोग हैं, और वहाँ के लोग ही वहाँ पर उपस्थित सभी संसाधनों का अपने हित साधने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और साथ में ही सरकार के साथ मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं और नीतियों का निर्धारण करते हैं, और साथ में ही नीतियों का अनुपालन भी करते हैं। अब इसमें हम इस चैप्टर में देखेंगे विश्व वितरण, घनत्व में हम 3 प्रकार के घनत्व देखेंगे। अंकगणितीय घनत्व क्या है, कायिक घनत्व क्या है, कृषि घनत्व क्या है, और जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, इसके कारक क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसका हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा विश्व की जनसंख्या वितरण के प्रारूप पर नज़र डाल लेते हैं। अगर आप ग्लोब उठाकर देखेंगे, विश्व का नक्शा उठाकर देखेंगे, तो इसमें पाएंगे कि
90% यानी कुल आबादी का 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध, हम अगर पूरी पृथ्वी को गोलार्ध में बांटे तो 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध खास करके महाद्वीपों के लिए जाना जाता है, भूखंडों के लिए जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, भूखंड अधिक हैं तो जनसंख्या भी वहाँ अधिक होगी। तो विश्व की कुल आबादी का 90% उत्तरी गोलार्ध में स्थित पाई जाती है। उसमें भी 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच, 20 डिग्री ये हमारा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है, और इसमें ये 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच, 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच ये वाला क्षेत्र जो है, इसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसमें भी हम उनको छोड़ दें जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, उनको छोड़ करके उनके आजू बाजू दाएं बाएं जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में 80% जनसंख्या पाई जाती है, और बाकी बची 10% जो 90% उत्तरी गोलार्ध में, बाकी बची 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। और अगर हम आगे बात करें तो जो जनसंख्या हमारी सागर तल है, जैसे ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारे भारत है, इधर है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो ये सागर तल होगा, जहाँ पर सागर का क्षेत्र विस्तृत है। तो ये सागर तल से और भूमि के अंदर लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तक जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 65% भाग सागर तल से लगभग 500 किलोमीटर दूर तक ही जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, लगभग 65%। और दूसरी अगर बात करें हम, तो ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, यानी सागर तल से ऊंचाई की बात करते हैं, ये ऊंचाई है और ये हमारा सागर तल है। यानी इसको ऐसे नहीं बना करके, एक सेकंड, इसको हम ऐसे बनाएं, ये हमारा पर्वत हो गया, ये मैदान हो गया इस तरीके से, और ये हो गया सागर। तो इस सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक, यानी ये लेवल 500 मीटर की ऊंचाई तक जो है 80% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। यानी ऊंचे भूखंड वो अनिवासित हैं। तो इस तरीके से ये जनसंख्या वितरण का कुछ प्रारूप था जो हमने देखा। अब हम जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब होता है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर, यानी एक वर्ग हम मान लेते हैं, ये वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग में 1 किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर इधर हो गया। अब इस वर्ग में जितनी जनसंख्या रह रही होगी उसको हम गिन लेंगे। तो जितनी जनसंख्या निवास कर रही होगी उसी को कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब इसे हम मुख्य रूप से 3 तरीके से इसका हम आकलन करते हैं। अंकगणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, फिजियोग्राफिकल घनत्व इसको डेंसिटी कहते हैं, और कृषि यानी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो अंकगणितीय यानी अरिथमेटिक डेंसिटी की बात करें हम, तो इसका फार्मूला है प्रदेश की कुल जनसंख्या। प्रदेश यानी क्षेत्र, जहाँ की भी जनसंख्या घनत्व निकालना हो, या कोई देश हो सकता है या किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व निकालना हो सकता है, तो उसकी कुल जनसंख्या को हम उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें। जैसे भारत की जनसंख्या, अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व में निकालना है तो भारत की कुल जनसंख्या, जैसे जो आधिकारिक जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ की है, तो 121 करोड़ जनसंख्या को हम यहाँ के भारत के कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व। और यही वास्तव इसी घनत्व का हम वर्णन करते हैं। जो भी घनत्व की अगर बात आती है जनसंख्या घनत्व की, तो इसी की चर्चा की जाती है। कायिक घनत्व की अगर बात करें तो कायिक घनत्व प्रदेश की कुल जनसंख्या, यानी जनसंख्या यथावत रहेगी जो जनसंख्या है वो, और
यहाँ पर कुल क्षेत्रफल न लेकर के बल्कि कुल कृषि योग्य भूमि को लिया जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि यानी कृषि करने के लिए ज़मीन जितनी है उसका क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या कितनी है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक घनत्व निकल जाता है। अब कृषि घनत्व ये नामी है कृषि घनत्व, यानी यहाँ पर दोनों चीज़ कृषि में होगी, यानी जो जनसंख्या होगी जो कृषि कार्य में संलग्न होगी वो जनसंख्या, और कुल कृषि योग्य भूमि यानी ज़मीन जो कृषि कार्य में लगी होगी। यानी ज़मीन दो प्रकार की होती हैं अगर हम बात करें उसके उपयोग के आधार पर, या तो कृषि योग्य होगी या फिर जो है अकृषि योग्य होगी। अकृषि योग्य में जो है आपका निर्माण हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अकृषि योग्य भूमि में। तो ये जनसंख्या घनत्व को 3 तरीके से निकालने के हम प्रकार देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो इसको हम वितरण को, जनसंख्या वितरण को, वितरण यानी कि जनसंख्या का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ पॉपुलेशन। विश्व के नक्शे पर अगर हम नज़र डालें तो हम मुख्य रूप से जनसंख्या वितरण को 4 कैटेगरी में देख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र और विरल बसे क्षेत्र, यानी जहाँ पर जनसंख्या है तो लेकिन बहुत ही विरला है, बहुत ही दूर दूर बसे हैं, या फिर एक क्षेत्र ऐसा भी है जो जनशून्य है जहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पर वैज्ञानिक कार्य होते हैं, अनुसंधानिक कार्य ही होते हैं, या फिर आर्मी वहाँ पर डटी रहती है। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं। अब अगर हम बात करें उच्च जनसंख्या घनत्व के, तो ये कहाँ पर विश्व में विस्तृत हैं? तो ये हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। और यूरोप की अगर बात करें तो मध्यवर्ती यूरोप, पश्चिमी यूरोप। अब यहाँ पे नक्शे में हम देखते हैं तो ये पाएंगे ये वाला क्षेत्र, ये पूरा ये वाला क्षेत्र एशिया वाला क्षेत्र, जिसमें ये आपका दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिणी एशिया का हो गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला ये हिस्सा हो गया, चाइना जापान वाला हिस्सा हो गया, और ये पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया ये वाले क्षेत्र हो गए। तो ये जनसंख्या की विश्व के बहुत बड़े जनसमूहों में से एक है ये क्षेत्र। यहाँ पर बहुत जनसंख्या वितरित है, घनत्व भी अधिक पाया जाता है। बांग्लादेश अगर देशों में बात करें तो विश्व के सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है। और यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में मध्यवर्ती यूरोप का हिस्सा, मध्यवर्ती यूरोप वाला ये हिस्सा और पश्चिमी यूरोप का हिस्सा, ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जिसमें आपका इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले। और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा जो न्यूयॉर्क वाला हिस्सा, जो अपलेशियन क्षेत्र वाला, उसके अपलेशियन क्षेत्र के पूर्व वाला हिस्सा जो है वो घना बसा हुआ है। और कनाडा का इसी से सटा हुआ भाग, पूर्वी भाग यानी दक्षिणी पूर्वी भाग कनाडा का, ये भी उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं। दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व। अब अगर हम एक रिंग बनाएं, मान लेते हैं एक रिंग ये हो गया जो उच्च जनसंख्या घनत्व का है, तो मध्यम जनसंख्या का घनत्व जो है इसी के चारों तरफ पाया जाएगा, इस रिंग के चारों तरफ पाया जाएगा। तो वो हम देखते हैं कहाँ पर है, एशिया में ये वाला क्षेत्र हो जाएगा जो इसके चारों तरफ जो आपको हल्के रेड कलर से दिखाई दे रहा है। यूरोप इसके चारों तरफ ये देख रहे हो हल्के रेड कलर से दिखाई दे रहा है। उत्तरी अमेरिका में जो न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र है उसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये सघन जनसंख्या पेटी के चारों तरफ ये पाए जाने वाले क्षेत्र हैं जो मध्यम जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं। तीसरा है विरल बसे क्षेत्र। विरल बसे क्षेत्र यानी कि यहाँ पर जनसंख्या पाई तो जाती है लेकिन कम पाई जाती है। तो ऐसे जनसंख्या जो है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र, यूरेशिया में, इनमें पाई जाती है। अब ये मध्यवर्ती क्षेत्र जो आपका दक्षिणी अमेरिका का मध्यवर्ती क्षेत्र है, अफ्रीका का मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या विरल क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ की जलवायु, आगे हम देखेंगे जनसंख्या वितरण
को प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखेंगे, उच्चावच जलवायु, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो है विषुवत रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं। आपने पिछले अध्याय में देखा कि जायरे के पिग्मी जो है घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बिरले जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। चौथा है जनशून्य, यानी यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं। और ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे? अत्यधिक ठंडे होंगे, या तो अत्यधिक गर्म होंगे, या बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होंगे, या फिर विषुवत रेखा वाले क्षेत्र होंगे। तो ये विषुवत रेखा है आपकी, विषुवत रेखा, ये वाली रेखा विषुवत रेखा है। इस रेखा के सहारे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है या पाई नहीं जाती, जनशून्य है। कारण है इसका क्या? क्योंकि ये देख लो, ये क्षेत्र अधिकांश जो है पहली बात तो यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो भूभाग, पहली बात तो भूभाग ही कम है। अब जब भूभाग ही नहीं है तो रहेंगे लोग कहाँ इस क्षेत्र में? और दूसरी बात, भूभाग है भी तो यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। विषुवत रेखीय जलवायु की क्या विशेषता है? प्रतिदिन वर्षा होती है, और प्रतिदिन वर्षा होगी तो अत्यधिक घनी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, जंगल पाए जाएंगे। आपको पता होगा कि अमेज़न के वन और जायरे बेसिन के वन ये इतने ज़्यादा घने बसे हैं कि इसमें आज तक इंसान इन जंगलों की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाया है। ठीक है, तो ये कैसे जनसंख्या यहाँ पे रह रही होगी? दूसरी बात, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र दो जगह होंगे, उच्च अक्षांशों पे होंगे या फिर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे। तो उच्च अक्षांश की अगर बात करें तो ये वाला 60 से अबव वाला क्षेत्र है, यानी उससे अबव वाला क्षेत्र जो आर्कटिक प्रत्यय जो कहलाता है, वो क्षेत्र सतत हिमाच्छादित क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। बस ये है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और इन सारी चीज़ों के लिए, खोजों के लिए ये क्षेत्र ज़्यादा जो है जाना जाता है। तो ये जनशून्य क्षेत्र है। और उच्च पर्वतीय क्षेत्र या गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र तो पता ही है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल होते हैं, दूसरे मरुस्थल जो होते हैं वो शीत मरुस्थल होते हैं। तो शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल दोनों जो मरुस्थल का मतलब ही होता है जहाँ ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ लोगों का रहना संभव ना हो। तो ऐसे मरुस्थल वाले क्षेत्र जो है विरल वशिष्ठ क्षेत्र हैं। तो इनमें आप देख सकते हो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका में, ये वाला मरुस्थल, और आपका मंगोलिया का क्षेत्र मरुस्थल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी डिज़र्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका यूएसए में भी कई छोटे छोटे मरुस्थल हैं। तो ये सारे मरुस्थल जो है जनशून्य वाले क्षेत्र हैं। और उच्च पर्वतीय क्षेत्र दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए हैं। आपका भारत वाला महाद्वीपीय क्षेत्र, भारतीय महाद्वीपीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसी प्रकार से रॉकीज़, एंडीज़, ये सब ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। और आल्प्स पर्वत, तो ये सब बहुत ही विरल जनसंख्या यानी जनशून्य वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों को एक ही कारक प्रभावित करते हैं, दोनों के लिए कारक समान है। तो इसको हम बात करें तो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 3 कारकों में विभाजित कर सकते हैं। भौगोलिक कारक की अगर बात करें तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। जल की उपलब्धता से तात्पर्य यह है कि जल जहाँ पर है, भाई कहावत भी तो है, जल ही जीवन है। इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही जल से हुई है। अगर जल संभव होता मंगल ग्रह पर या फिर किसी अन्य और बुध ग्रह पर या फिर हमारे चंद्रमा पर, तो वहाँ भी जीवन संभव होता। जल की ही तो खोज किया जा रहा है कि जल अगर मिल जाए वहाँ पर तो जीवन बसाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि जल की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है। भाई पीने के लिए जल चाहिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक उद्योगों को चलाने के लिए जल चाहिए। कृषि जो व्यक्ति के लिए
खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, उसके उत्पादन के लिए जल चाहिए, घरेलू कार्य के लिए जल चाहिए। तो जल के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो जल की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगर जहाँ जल नहीं है, जैसे आप मरुस्थल की बात करो, जल नहीं है तभी तो वहाँ लोग नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थल में आपने सुना होगा मरु उद्यान। मरु उद्यान क्या है? एक झील नुमा क्षेत्र होता है, उसके चारों तरफ, चूँकि झील है तो जल भरा होगा, तो उसके चारों तरफ कुछ उद्यान से होते हैं, तो उसके आसपास कुछ बसावट मिल जाती है, डिस्पर्स्ड बसावट मिल जाती है वहाँ पर, तो वो मरु उद्यानों की बात है। जल की उपलब्धता के कारण ही है ऐसा। और भू आकृति, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। भू आकृति, इसको उच्चावच्य भी कह सकते हैं, भूमि की बनावट भी कह सकते हैं। भूमि की बनावट अगर मैदानी है, कृषि योग्य है, समतल है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली। जनसंख्या वितरण ही नहीं, इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाली हमारी जलवायु है। जलवायु से ही बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। तो पीछे हमने देखा वितरण में, जनसंख्या की घनत्व में हमने देखा जलवायु एक ऐसा कारक था जो जनसंख्या के उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व तक को प्रभावित करता था। तो जलवायु, अगर हम हमारे सबसे पहले ग्रीक विद्वानों ने पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो एक गोलार्ध को 3 कटिबंधों में बांटा था, तो ये जलवायु के आधार पे ही था। तो शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र जो कि शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है, शीत धन उष्ण, यानी यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। जैसे इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है मृदा, सॉइल्स की बात करें तो सॉइल्स भी जो है जलवायु से प्रभावित होती है, भू आकृति से प्रभावित होती है, और सॉइल जो है लोगों के वितरण को, घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में आप देखो, हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ मैदान है, सबसे फर्टाइल मैदान है, उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियों ने उपजाऊ मिट्टी का जमाव किया है, जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया है, और जिससे कृषि अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और अगर वहीं पर अगर हम बात करें लैटेराइट मिट्टी, वो ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ खत्म हो जाती है, मिट्टी जो है कंकड़ीली पथरीली हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में न हल चलाना संभव है और ना ही जो है लोगों का रहना संभव है। इसी प्रकार से पर्वतीय मिट्टी या फिर आप पठारी चट्टानी मिट्टी की बात करें, चट्टानी मिट्टी भी आप भारत की ये वाला हिस्सा देख लीजिए, भारत का जो मध्यवर्ती हिस्सा है ये पूरा चट्टानी हिस्सा है। तो इस चट्टानी हिस्से में ये यहाँ की मिट्टी भी हार्ड है, कृषि संभव नहीं है, तो ये जनसंख्या विरल क्षेत्र है। आर्थिक कारक की बात करें तो खनिज की उपलब्धता, खनिज की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है भाई, इसी पर अर्थव्यवस्था का आधार निर्भर होता है। लोहा, कोयला, ये सब महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो इसकी उपलब्धता जहाँ जहाँ पाई जाती है। आप इसके पहले आपने देखा हिस्टोरी उसमें अमेरिकन इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा कि किस तरीके से गोल्ड रश शुरू हुआ था। यूरोप के लोग जब वहाँ पर पता चला कि अमेरिका में सोने की खान है, तो लोगों ने यूरोप से अमेरिका की तरफ दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। और देख रहे हो आज पूरा यूरोप, मतलब पूरा अमेरिका यूरोपियन से बस गया जा कर के। अमेरिका में तो कुछ नहीं था, अमेरिका में कुछ नहीं था। वहाँ पर जा कर के जो है कोलंबस जब वहाँ पहुँचा, उसके बाद में उसे पता चला कि यहाँ तो बहुत सोने की खानें हैं। तो इस तरीके से सोने की खान के अलावा वहाँ पर जो है पूरा अपलेशियन वाला क्षेत्र जो था और ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र, तो जो विशाल महान झीलों का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बहुत सारे संसाधन, खनिज संसाधन पाए जाते थे। तो वो वाला क्षेत्र आज भी जो है घना बसा हुआ है। नगरीकरण की अगर बात करें तो
भाई नगरीकरण सभी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराता है नगर। तो नगर भी जो है, नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हो हमारे देश के बड़े बड़े जो महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, कितने घने बसे हैं। औद्योगिकरण तो आधार है ही जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। भाई इसका एक आगे हम एक चित्र, अगले स्लाइड में हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे किस तरीके से जो है कृषि, जब तक जनसंख्या कृषि पर आधारित थी तो कितनी धीरे से बढ़ रही थी। उसके बाद जब औद्योगिकरण आया, संचार क्रांति आई, तो जनसंख्या में एकदम से तेज़ी से विस्फोट होने लगा और उसका वितरण पूरे विश्व में फैल गया। भाई एग्रीकल्चर जब तक था इंसान के पास तो वो एक स्थिर जगह पर रह कर के काम करता था। भाई कृषि से जुड़ा हुआ था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, तो उसे एक जगह रहकर काम करना पड़ता था। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, परिवहन के साधन आए, तो जनसंख्या का डिस्पर्जल भी शुरू हुआ, विसरण शुरू हुआ, पूरे संसार में फैल गई जनसंख्या। तो औद्योगिकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो भारत में या विश्व में बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, आस्था के क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोग अगर जलवायु भी प्रतिकूल है तो भी वहाँ रहते हैं। अगर हम सऊदी अरब में मक्का की बात करें, भाई सऊदी अरब पूरा डेजर्टी क्षेत्र है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मक्का में लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि मक्का एक जो है मुस्लिम धर्म का एक उद्भव क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो स्थायी और अस्थायी प्रवास वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो एक हब है, लोगों का अग्लोमरेशन का हब है। तो ये सांस्कृतिक कारक हैं, सामाजिक कारक, इसी तरीके से ये सब कारक हैं कुछ जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि के 3 घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर को हम अगर परिभाषित करें तो अशोधित जन्म दर, यानी अशोधित जन्म दर CBR, क्रूड बर्थ रेट, यानी प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्मित बच्चों की संख्या। जन्म दर क्या है? यानी 1000 स्त्रियों पर जो 1000 स्त्रियां जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनमें से जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, वो जन्म दर कहलाती है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो CDR यानी अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट, तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या। अब यहाँ पर स्त्रियों की बात नहीं की गई, यहाँ पर क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष में जो है 1000 जनसंख्या के पीछे कितने लोग मर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या, यानी अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट कहलाती है। तो ये प्रभावित करता है। और प्रवास, इसको हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन क्या है? किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में, भाई समय अगर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि परिवर्तन किस समय में हुआ? तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जनसंख्या की वृद्धि या परिवर्तन को हम इस तरीके से निकालते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, एक तो प्राकृतिक वृद्धि हो गई और दूसरी वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर। जब जन्म दर से मृत्यु दर को घटाते हैं तो ये प्राकृतिक जो है परिवर्तन होता है या प्राकृतिक वृद्धि होती है, ठीक है। यानी अगर जन्म दर अधिक है मृत्यु दर की अपेक्षा तो ये वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। और अगर मृत्यु दर अधिक है जन्म दर से तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होगी, नीचे आएगी जनसंख्या, ठीक है। और वास्तविक परिवर्तन, इसमें जब प्रवास भी जोड़ देते हैं हम, अप्रवास और उत्प्रवास, इसको घटा करके इसमें जोड़ देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यानी जो एक्चुअल वृद्धि। भाई आज के समय में मिंगलिंग देखने को मिलता है, तमाम प्रकार की जनसंख्याएं मिश्रित देखने को मिलती हैं। भाई एक शहर है, जैसे मान लेते हैं आगरा शहर है, तो आगरा शहर में यहाँ के बाशिंदे जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रवास भी तो हो रहा है, अप्रवास हो रहा है और उत्प्रवास हो रहा है।
अप्रवास का मतलब होता है आ शब्द लगा हुआ, आ शब्द से समझ लो आना, यानी किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का दूसरे क्षेत्र से आना अप्रवास कहलाता है। और उत्प्रवास यानी जाना, किसी क्षेत्र विशेष से किसी अन्य क्षेत्र की तरफ जनसंख्या का पलायन कर जाना उत्प्रवास कहलाता है। तो इस तरीके से जब इसको हम घटा देते हैं और जन्म और मृत्यु दर के घटाई हुई संख्या में जोड़ देते हैं तो जनसंख्या का वास्तविक परिवर्तन पता चल जाता है। धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि तो पता ही दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रवास और स्थानांतरण क्या है, यानी प्रवास किसे कहते हैं, स्थानांतरण हालांकि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसको हम एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह जब अपने स्थायी निवास में परिवर्तन करता है तो उसे प्रवास अथवा स्थानांतरण या माइग्रेशन कहते हैं। एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, यानी पूरा परिवार अगर चला गया, माइग्रेशन कर गया तो व्यक्तियों का समूह हो गया। या कभी कभी देखते हो कि कोई धर्म विशेष का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस स्थायी निवास यानी जहाँ पर वो बस रहा है, मकान बनाकर बसा हुआ है, वहाँ से वो परिवर्तन कर जाता है अपने स्थान को, तो वो प्रवास कहलाता है। अब इस प्रवास में दो क्षेत्र होते हैं, दो बिंदु होते हैं, एक उद्गम स्थान होता है, दूसरा गंतव्य स्थान होता है। उद्गम स्थान यानी कि ओरिजिन पॉइंट, जहाँ से जनसंख्या निकलकर बाहर की तरफ जाती है, ये रूट है, इस तरफ जाती है, और गंतव्य जहाँ पर उसको जाना है वो गंतव्य स्थान है। तो उद्गम स्थान वाले क्षेत्र से जो लोग जाते हैं उसको हम उत्प्रवासी कहते हैं, और गंतव्य स्थान वाले क्षेत्र में जहाँ पर जनसंख्या जाती है उसको अप्रवासी कहते हैं। वही मैंने पहले बताया ना, अप्रवासी आना, उत्प्रवासी जाना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे इसके प्रकार की, प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार की बात करेंगे। तो अगर इसको तीन वैसे जो है मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, लेकिन तीन प्रकार से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दूरी के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर। दूरी के आधार पर अगर हम बात करें तो गांव से गांव प्रवास हो सकता है, गांव से नगर प्रवास हो सकता है, नगर से नगर और नगर से गांव। देखो गांव से गांव का जो प्रवास होता है ज़्यादातर महिलाओं का होता है। गांव से गांव का प्रवास शादी के बाद महिलाएं प्रवास कर जाती हैं, तो ये कारण है। और गांव से नगर की तरफ अधिकांश पुरुष जनसंख्या का प्रवास होता है, रोजगार की तलाश में, आर्थिक जो है आज़ादी के लिए लोग गांव से नगर की तरफ जाते हैं। नगर से नगर, छोटे नगर से बड़े नगर की तरफ मजदूरों का या फिर शिक्षित श्रमिकों का प्रवास होता है। कुछ अच्छी चीज़ की तलाश के लिए छोटे से बड़े नगर की तरफ जाते हैं, जैसे आगरा का बंदा पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाता है, या फिर उच्च आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुंबई चला जाता है। तो नगर से नगर की तरफ प्रवास, या फिर नगर से गांव, ये सामान्यतः ऐसा कम देखा गया है नगर से गांव की तरफ, लेकिन प्रवास तो प्रवास से ही होता है। स्थायित्व के आधार पर तीन प्रकार से, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। स्थायी प्रवास क्या होता है कि कोई व्यक्ति जा कर के परमानेंट एक लंबे समय के लिए अपना आवास बनाकर वहाँ रहने लगता है, तो स्थायी प्रवास कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक शहर से किसी दबाव के कारण या आर्थिक तलाश के कारण या परमानेंट नौकरी लग गई दूसरे शहर में आकर के वहाँ बस गया लंबे समय के लिए, तो स्थायी प्रवास हो गया। और अस्थायी प्रवास जो होता है, ऐसे हम उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई सरकारी एम्प्लॉई है जो एक शहर में जाकर के 3 साल 4 साल रहता है और फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो माइग्रेट कर जाता है दूसरे शहर में या दूसरे गांव में, दूसरे कस्बे में। तो इस तरीके से अस्थायी प्रवास। और मौसमी प्रवास ये जो है सीजनल काम से जुड़ा हुआ प्रवास है। यानी जैसे हम बात करें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जहाँ पर आलू की खेती अधिक होती है, सामान्यतः आलू की बुआई के समय और खुदाई के समय यहाँ पर मध्य प्रदेश के मज़दूरों का प्रवास देखा जाता है, बिहार के मज़दूरों का प्रवास होता है। तो ये मौसमी प्रवास के उदाहरण हैं। एक अन्य प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी एक राज्य से, यानी एक देश की सीमा के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ प्रवास जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र की सीमा से बाहर दूसरे राष्ट्र की तरफ प्रवास कर जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तो आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे जो है लोग, चाहे वो श्रमिक के रूप में हों या फिर टेक्नीशियन के रूप में हो, डॉक्टर्स के रूप में हों, यानी सभी प्रकार के लोगों का विदेशों में यानी दूसरे देशों में माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है। और आज जब कोरोना का समय चल रहा है तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ
पर रह रहे लोगों को कितनी परेशानी इन देशों में हो रही है और अपने वतन भागने की कोशिश में लगे हुए हैं, और सरकार ने व्यवस्था करके उनको जो है यहाँ लाने की व्यवस्था भी की है। अब हम बात करेंगे आगे। एक सेकंड। प्रवास के कारक। प्रवास के कारक प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो कारक हैं। मूल स्थान छोड़ने को बाध्य करने वाले कारक होते हैं प्रतिकर्ष, यानी ऐसे कारक, प्रतिकर्ष यानी धक्का देना, पुश, ढकेलना, अपकर्ष यानी पुल, खींचना, गंतव्य स्थान पर बसने के लिए आकर्षित करने वाले कारक। तो प्रतिकर्ष कारक यानी धक्का देने वाले, ढकेलने वाले कारक क्या होंगे? वहाँ पर बेरोजगारी होगी, रोजगार की तलाश में लोग वहाँ जाएंगे उस क्षेत्र को छोड़ करके। एक सेकंड, सॉरी। तो ये प्रतिकर्ष कारक हो गया। और बीमारी, भाई स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं है तो लोग वहाँ से छोड़ करके शहर की तरफ जाएंगे जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी। प्रतिकूल जलवायु भी जो है एक प्रतिकर्ष कारक है, यानी अच्छी जलवायु नहीं है। जैसे आप बात करो, रिटायर हुआ व्यक्ति जो है ज़्यादातर ऐसे जगहों पर मनाली वगैरह में जाकर बसने का जो है सोचता है, तो वहाँ उसको अनुकूल जलवायु मिल जाती है, क्योंकि बुजुर्गावस्था में व्यक्तियों को तमाम प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए भी, या फिर आप संत टाइप के जो व्यक्ति होते हैं बुढ़ापे में, देखा होगा जा कर के वृंदावन मथुरा में जाकर बस जाते हैं, तो ये अलग चीज़ है, वो तो जलवायु खैर नहीं है, वो सामाजिक कारक हो गया। अब हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन यानी अगर क्षेत्र में आर्थिक आज़ादी नहीं है, आर्थिक चुनाव नहीं है, वहाँ पर समाज पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाएंगे। राजनीतिक उठापटक चल रही है, यानी गाँव की राजनीति आप देख सकते हो, बहुत लोग जो है परेशान होकर के छोड़कर चले जाते हैं। और इस प्रकार से अपकर्ष वे कारक जो जनसंख्या को अपनी तरफ आने को बुलाती हैं, खींचती हैं, इसीलिए उसको पुल कारक कहते हैं। तो रोज़गार के अवसर, अच्छे रोज़गार के अवसर होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी होंगी, जलवायु अच्छी होगी, अच्छा रहन सहन होगा और माहौल भी शांत होगा। तो ऐसे ये कारक होते हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रहा है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। जनसंख्या वृद्धि की अगर प्रवृत्ति की बात करें तो ये जो डायग्राम है, इसमें कृषि जनसंख्या से यानी 12,000 वर्ष से पूर्व जो हमारी आदिम समय था जनसंख्या की, हमारे मानवता की, हमारे मानव विकास की आदिम अवस्था जो थी, वहाँ से लेकर के आज की अवस्था तक की जनसंख्या में हम देख रहे हैं। तो यहाँ से हम बात करें अगर, तो ये जनसंख्या इस तरीके से एकदम कांस्टेंट आती गई 1750 तक, ये वाला कांस्टेंट वृद्धि का, यानी कि स्थिर अवस्था में जनसंख्या यहाँ तक रही। लेकिन इसके बाद ही 1750 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो जाती है, और औद्योगिक क्रांति के कारण सीधे जनसंख्या बहुत तेज़ी से कर्व इसका तीखा हो जाता है, तीव्र हो जाता है। और इस दौरान जो है औद्योगिक क्रांति आई, फिर जो है परिवहन के साधन बढ़े, फिर प्रौद्योगिकी आई, सूचना क्रांति आई, तो इस तरीके से इसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो जनसंख्या के दोगुना होने के समय की अवधि देखेंगे, जो जनसंख्या के दोगुना होने में कितना समय लग रहा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। ये देखते हैं, एक सेकंड। ये है 10,000 वर्ष पूर्व जनसंख्या विश्व की 50 लाख थी। इसके बाद में 1650 में 50 करोड़ हो गई, जो 1500 वर्ष लगे। फिर 1804 में 100 करोड़ हो गई जनसंख्या, यानी दोगुना हो गई, 154 वर्ष ही लगे। फिर 1927 में 200 करोड़ हो गई, 123 वर्ष लगे। 1974 में 400 करोड़ हो गई, 47 वर्ष ही लगे। 2025 जो कि प्रक्षेपित है, यानी प्रोजेक्टेड है, 800 करोड़ जनसंख्या यानी 8 अरब की जनसंख्या हो जाएगी सिर्फ 51 वर्ष में ही। तो ये जनसंख्या के दोगुना होने की जो है अवधि थी। एक सेकंड। इसी प्रकार से यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से, बार डायग्राम यानी दंड आरेख के माध्यम से विश्व में जनसंख्या में 1 अरब जुड़ने का समय दिखाया गया है। तो ये भी हम देख सकते हैं कितने समय में ये जनसंख्या जो है जुड़ती चली जा रही है प्रति अरब जो है। पहले 1 बिलियन थी, यानी कि 1 अरब जनसंख्या थी लगभग, ये समय था 1803। फिर 2 अरब जनसंख्या हो गई 124 वर्ष में, 1803 से 1927 तक। फिर 33 वर्ष लगे 3 अरब होने में। फिर 4 अरब होने में 15 वर्ष लगे। फिर 5 अरब होने में 12 वर्ष लगे।
फिर 6 अरब होने में 12 वर्ष लगे, 7 अरब होने में 12 वर्ष लगे यानी 2011 तक, और 2011 से 24 तक 13 वर्ष लगेंगे 8 अरब होने में। फिर आगे ये इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, इसको हम नहीं चर्चा करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे महाद्वीपवार जनसंख्या वृद्धि घनत्व। अगर महाद्वीप की बात करें तो एशिया में जनसंख्या 4 अरब 64 करोड़ की है, अफ्रीका में 1 अरब 34 करोड़ है, यूरोप में। तो इस तरीके से जनसंख्या क्रम दिया हुआ है, जिसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में 59.54% रहती है। और घनत्व घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व भी एशिया महाद्वीप में ही है। और अगर हम वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि की, तो अफ्रीका महाद्वीप में याद रखना सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है 2.49%, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप 0.06%। ठीक है, तो इस तरीके से ये जनसंख्या महाद्वीपवार हो गया। नेक्स्ट है, इसमें हम कुछ विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात कर लेते हैं। इसमें चाइना है 18.5% विश्व की जनसंख्या है, इंडिया है 17, ये 2017 का आंकड़ा है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया है, 17.9% है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको। इस तरीके से ये पाई डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि जनसंख्या विश्व की इस समय किसकी कितनी परसेंटेज है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब इसका जनसंख्या बढ़ तो रही है, अब इसका प्रभाव क्या क्या है। संसाधन पर दबाव पड़ रहा है, कृषि भूमि पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है। महामारी, कुपोषण, सामाजिक असंतोष, समाज का नैतिक पतन और पर्यावरण ह्रास, ये सब इसके क्या है, प्रभाव है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव हैं। भाई अधिक जनसंख्या होगी तो संसाधन पर दबाव होगा, यानी प्राकृतिक संसाधन पर। कृषि भूमि सिमटेंगी, भाई लोग शहरीकरण अधिक होगा, नगरीकरण अधिक होगा तो कृषि भूमि कम होती चली जाएंगी, और महामारी और कुपोषण जैसी चीज़ें फैलेंगी। आज के समय में आप देख सकते हो कोरोना महामारी जैसी, ये भी जनसंख्या अधिक बढ़ने का कहीं ना कहीं इसका कारण बन सकता है। सामाजिक असंतोष, जब इस तरीके से जनसंख्या अधिक रहेगी तो सामाजिक असंतोष होगा, तो समाज का नैतिक पतन होगा। और इस तरीके से समग्रता से देखें तो पर्यावरणीय ह्रास का सबसे प्रमुख कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या अधिक होना विश्व पृथ्वी पर। अब हम बात करेंगे, एक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था, यानी वृद्धि का नहीं है ये, जनांकीय माने जनसंख्या की जो अवस्था है किसी मतलब जनसमूह की, तो उसके परिवर्तन की अवस्था को दर्शाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो एफ एस थॉमसन और FW नोटेनस्टीन महोदय ने इसको दिया था। इन दो विद्वानों ने दिया था इसे। इसका मतलब होता आदिम ग्रामीण खेतीहर समाज का शिक्षित नगरीय औद्योगिक समाज में परिवर्तन, यानी आदिम ग्रामीण खेतीहर समाज जो है वो किस तरीके से शिक्षित नगरीय औद्योगिक समाज में परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने तो खैर 3 ही अवस्थाएं बताई थी। कुछ लोग 4 अवस्थाओं में इसका अध्ययन करते हैं, कुछ लोग 5 अवस्थाएं बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हरी वाली लाइन को देख सकते हैं, मृत्यु दर को दर्शाता है, लाल वाली लाइन ये जन्म दर को दर्शाती है। ये जो क्षैतिज रेखा है इस पर वर्ष दिया हुआ है और यानी स्टेजेस दी हुई हैं, और इधर जन्म दर और मृत्यु दर के रेट्स दिए हुए हैं प्रति 1000 पर। तो यहाँ पर स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है और दोनों लगभग कांस्टेंट है, बराबर है। तो यानी जनसंख्या की वृद्धि यहाँ पर कम होगी, और ये ऐसी आदिम अवस्था है जो पहले थी। अभी भी कुछ अविकसित क्षेत्रों में ऐसी अवस्था देखने को मिल जाती है जहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी नहीं हैं। दूसरी अवस्था जो है ये इसको महाविस्फोट जनसंख्या की प्रस्फोट की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था को जनसंख्या के विस्फोट की अवस्था। यहाँ पर देख रहे हो जो मृत्यु दर है किस तरीके से तेज़ी से नीचे गिरता है और जन्म दर ऊपर बढ़ता है। तो इस तरीके से बहुत तेज़ी से यहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट होता है। और भारत में करीब पिछले 80 के दशक में यही स्थिति थी भारत में। और तीसरे स्टेज में हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जो है जन्म दर भी नीचे आने लगती है, मृत्यु दर भी धीरे धीरे सपाट हो रहा है और जन्म दर तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो यानी कि जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए क्रम में इस अवस्था में बढ़ रही है। तो भारत अभी इसी अवस्था में यहाँ तक पहुँच चुका है। और चौथी अवस्था बिल्कुल
फर्स्ट अवस्था की तरीके से, लेकिन फर्स्ट स्टेज में दोनों ऊपर थे जन्म दर और मृत्यु दर, लेकिन चौथे स्टेज में दोनों नीचे आ गए। अब यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी जनसंख्या की वृद्धि लगभग बहुत कम है, एकदम बिल्कुल जीरो भी कह सकते हो और नेगेटिव भी है। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या की ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। अब इस कोरोना महामारी के कारण आज के समय में देख रहे हो ज़्यादातर मृत्यु दर जो उधर यूरोप में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या अधिक है भाई, वहाँ पर अभी बर्थ रेट बहुत कम है। तो जो पहले के जो लोग थे वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और बुज़ुर्ग लोग इसीलिए ज़्यादा वहाँ पर जो है मर रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से। तो ये वाला स्टेज जो है ऐसा स्टेज है जिसमें ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्थाएं पहुँच गई हैं वो। अब हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखते हैं। तो इसके कुछ उपाय हैं। परिवार नियोजन सब लोगों को पता है, जन जागरूकता, आत्मनियंत्रण गांधी जी ने बताया था, आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी अगर तो लोग कम बच्चों की, भाई जब पहले क्या था पुराने समय में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी तो लोग सोचते थे कि हमारे 4 बच्चे 5 होंगे तो 2-3 अगर मर भी जाएंगे तो 1-2 बच्चे रहेंगे। आर्थिक निर्भरता, सामाजिक उत्थान की अगर हम बात करें जैसे केरल वगैरह है, सामाजिक उत्थान वाले क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से कम जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले ये उपाय हो सकते हैं। अगर ये सारे उपाय हम नहीं करते हैं, ये तो मानव खुद कर सकता है, मानव के हाथ में है इस नियंत्रण को करने के लिए। तो माल्थस ने इसीलिए कहा था कि अगर व्यक्ति स्वयं जनसंख्या को नहीं नियंत्रित करेगा तो प्रकृति नियंत्रित करेगी, जैसा कि आज हो रहा है। हर 100 साल में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए आपने देखा होगा महामारी और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कोरोना आपदा इसी कारण आई है। माल्थस के सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते हैं। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का जो नियम बताया था वो आज कहीं ना कहीं जो है लागू हो रहा है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था, जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात से बढ़ रही है और खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है अंकगणितीय अनुपात से, यानी 1, 2, 4, 8 और 16, यानी कि इस तरीके से ज्यामितीय वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, लेकिन खाद्यान्न का उत्पादन अंकगणितीय वृद्धि 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से जब दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो फिर प्राकृतिक नियंत्रण करेगा इनको बैलेंस करने के लिए। ये माल्थस की थ्योरी थी। यहीं पर हम जो है अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए लेक्चर से आप लोग संतुष्ट हैं तो कृपया इसको बेल की घंटी दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन की घंटी आपको तुरंत मिले।